the next future of litigation is alternate dispute resolution. और जब आप देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो आपको पता चलता है कि दुनिया के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है. अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस उठा लें, यूरोपियन जूरिस्प्रूडेंस उठा लें, इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है. और जितने भी आपके कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, ट्रांजैक्शनल डिस्प्यूट्स हैं, द गो टू मैथड इज़ द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू सेटल दोज मैटर्स. और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इट इज़ स्पीडी, एफिकेशियस एंड इन्फोर्सेबल. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब आप लिटिगेशन की बात करें तो हमारे यहाँ बिलखुसूस ये है तो दीवानी प्रैक्टिस का हेड ना ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. तो हमारे इधर पंजाबी में बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं कि दीवानी केस कर लो तो दादा करता है और पोता उसका रिजल्ट देखता है. इट टेक्स दैट मच टाइम. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को देखें तो वो वैसे भी ये कहता है जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड. बिल्कुल. एंड इट इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट अ पर्सन शुड बी पुट इन इनकार्सरेशन ओनली इन अकॉर्डेंस विद लॉ. So as you said, we were conducting some research about a case. Then I just came across this law. Or being a criminal law practitioner, I tried to find criminality in every law. तो जब मैंने इस लॉ को देखा, दिस लॉ इज कॉल्ड पंजाब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019. तो मैंने कहा ये क्या चीज है, और dispute resolution in criminal law? How is it possible? I mean, it's a corporate concept, it's a civil concept, it's a commercial concept. फौजदारी लॉ के अंदर इसकी कैसे एप्लीकेशन हो सकती है? बट बिफोर आई गो इन टू द निटिग्रिटी ऑफ इट, अगर आप, क्योंकि आई बिलोंग टू अ विलेज, तो आपका जो गांव का बैकग्राउंड है वहां पे दीवानी मामला हो, फौजदारी मामला हो, वो पर्या पंचायत से जो है ना उसको हल किया जाता है. सो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज अ मॉडर्न वर्ल्ड्स पर्या पंचायत, जहां पे आपका जो मेडिएटर होता है, कंसिलिएटर होता है, आर्बिट्रेटर होता है, वो दोनों पार्टीज की मर्जी से चूज किया जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उनके डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा के इन्फोर्स करवाए जाते हैं. और अगर वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमारे लॉयर्स के लिए बड़ी खतरनाक चीज है. हमारी रोजी रोटी के ऊपर बहुत बड़ी लात है. बट हमने यानी वीडियोस बनाने का मकसद ही ये है कि हम ऐसे लॉज जिनके बारे में डिस्कशन ना हो, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, हथेली पे सरसों जमाना, दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड बी ब्रिंगिंग ऑन स्पॉट. अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, पंजाब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट है 2019 का, और इट इज ओनली एप्लीकेबल इन होल ऑफ द पंजाब. थोड़ा सा आपको पाकिस्तान यानी पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत काम किया है व्हेन इट कम्स टू ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. और लीगलिस्टिक स्पीकिंग, इट्स हिज फोर्टे, इट्स हिज नीश मार्केट. ही इज द एक्सपर्ट इन दोज काइंड ऑफ लेजिस्लेशंस और लॉज, और उन्होंने बहुत काम किया. बहुत सारी इधर कोर्ट्स वगैरह भी बनी जिसके अंदर मैटर्स रेफर किए जाते थे. इस लॉ के कंटोर्स के अंदर अगर आपने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को समझना है तो सेक्शन 2B के अंदर उन्होंने डिफाइन किया गया है व्हाट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विद इन द कंटोर्स ऑफ दिस लॉ. एंड इट सेज alternate dispute resolution means a process in which parties resort to resolving a dispute other than through adjudication by courts, and includes but is not limited to mediation, conciliation and evaluation. It's fine. एक लॉयर की तौर पे देखा जाए तो अभी तक मैं इसी फ्रेम ऑफ माइंड में हूं कि ये लॉ एप्लीकेबल होगा तमाम कमर्शियल, सिविल, कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर. लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वकील के कान खड़े हुए, मेरे कान खड़े हुए जब मैंने इसके सेक्शन 2 की क्लॉज ई को देखा. और इसकी क्लॉज के अंदर उन्होंने बताया कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. आई सेड व्हाट द हेल, कि ये लॉ एप्लीकेबल है क्रिमिनल लॉ के ऊपर. हाउ इज इट पॉसिबल? बट दैट्स व्हाट द लॉ सेज. Section 2, Clause E, code means code of criminal procedure, also code of civil procedure. Yes. With that reference, I will directly take you to the Section 4, which defines the mechanics
which defines the mechanism how फौजदारी matters are going to be resolved through alternate dispute resolution. Okay. वो कहता है सेक्शन 4 रेफरेंस इन क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, और इन्होंने दो किस्म की कैटेगराइजेशन की है, और ये ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर ऑलरेडी ये कैटेगराइजेशन मौजूद है। वो क्या है? 345 एक के डिस्प्यूट्स को रेफर करने का एडीआर को मैकेनिज्म फर्क है। 345 दो के मैटर्स ऑफेंसेस को रेफर करने का मैकेनिज्म डिफरेंट है। टाइमलाइन प्रोवाइडेड है, जजमेंट की इन्फोर्समेंट प्रोवाइडेड है इन सेक्शन 4। कैसे? सेक्शन 4 कहता है जी, इन केस अराइजिंग आउट ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट, यानी आपको पता होना चाहिए कि दीवानी और फौजदारी मुकदमात जो हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं। एक वो जो FIR 154 की कार्रवाई होती है और FIR दर्ज होती है जिसके अंदर तफ्तीशी ऑफिसर जो है 173 की रिपोर्ट जमा करवाता है, जिसको पुलिस रिपोर्ट भी कहा जाता है, चालान भी कहा जाता है। दूसरे किस्म के केसेस होते हैं जहां सेक्शन 200 के तहत आप प्राइवेट कंप्लेंट, इस्तगासा उर्दू में कहेंगे और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसे बोलते हैं प्राइवेट प्रोसिक्यूशन। प्राइवेट प्रोसिक्यूशन आप करते हैं तो इस्तगासा फाइल करेंगे। सो दो किस्म के फौजदारी मुकदमात हैं, एक जो पुलिस रिपोर्ट पे आएंगे, 345 ए की रोशनी में उनका मैकेनिज्म और है। अगर आपका चालान होगा तो 345 ए की रोशनी में एडीआर को भेजने के मामला फर्क है। कैसे? सेक्शन 4 उसका क्लॉज ए सब क्लॉज आई के अंदर कहता है, इन केसेस अराइजिंग आउट ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट on the application by the concerned public prosecutor with the consent of the complainant, यानी अगर आपने पुलिस रिपोर्ट की बेसिस पे कोई मामला एडीआर को भेजने हैं तो जो प्रोसिक्यूटर है वो कंप्लेनेंट की कंसेंट लेगा एट एनी टाइम बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। चार्ज फ्रेम होता है 265D में, उससे पहले आपके पास 265C में कॉपियां तकसीम होती हैं। सो पुलिस रिपोर्ट के अंदर अगर 345 एक का मामला है, प्रोसिक्यूटर कॉन्सेंट लेगा कंप्लेनेंट से और मैटर चार्ज फ्रेम होने से पहले रेफर कर दिया जाएगा एडीआर को। ये पहला सिनेरियो है। अच्छा, 345 एक का ही मामला है लेकिन ऑन इट्स ओन विद इन 7 days ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। सो पहले सिनेरियो के अंदर आपने कंसेंट लेनी थी कंप्लेनेंट की, आपने फर्ज करो नहीं ली, तो आपके पास का मतलब है प्रोसिक्यूटर, उसके पास सुओ मोटो पावर्स भी हैं कि वो एडीआर के पास इवन आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये मामला रेफर कर सकता है फॉर एडीआर। ओके, इसी सिनेरियो के अंदर 345 एक के अंदर ही रहिएगा भैया। In cases arising out of a complaint on its own within 7 days of the summoning of the accused, कि इस्तगासे के अंदर जब मुल्जम की समनिंग हो जाएगी तो उसके 7 दिनों के अंदर अंदर ये मामला 345 एक के रेफर किए जा सकते हैं एडीआर को। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द केसेस इन पुलिस रिपोर्ट एंड इन कंप्लेंट केसेस, they can be referred to the ADR. Okay. Now the second tier is a court may refer a case falling under 345(2). याद रखिएगा 345(2) वो तमाम ऑफेंसेस हैं पीपीसी के। 345 के अंदर पूरा एक कॉलम प्रोवाइडेड है और इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी भी की हुई है, कंपाउंडिंग वाली के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। सो ये वो केसेस हैं जिसके अंदर आपको परमिशन ऑफ द कोर्ट चाहिए होती है फॉर कंपाउंडिंग। सो ये वो ऑफेंसेस हैं जो 345(2) के। इसके अंदर कहते हैं, इन अ केस अराइजिंग आउट ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट विद द एग्रीमेंट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंसर्न एट एनी टाइम आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। बिल्कुल ठीक है। सो अगर पुलिस रिपोर्ट होगी, मामला 345(2) की कैटेगरी के ऑफेंसेस का होगा, तो एग्रीमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूटर के साथ ये मामला रेफर कर दिया जाएगा एडीआर को। अच्छा, इसके बाद इन केसेस अराइजिंग आउट ऑफ द कंप्लेंट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द केस एट एनी टाइम आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज।
सो याद रखिएगा कि अगर आपके पास इस्तगासा है 345(2) का मामला है, तो इवन आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब है इवन अ डे बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, the matter can be referred to the ADR for the handling such disputes. अच्छा, इसके अंदर the most important चीज जो बताने वाली है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 के अंदर उन्होंने एक टाइमलाइन भी प्रोवाइड की दोनों सिनेरियोज के अंदर। 345(1) के अंदर क्या होगा, 345(2) के अंदर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ADR को दे दिया and court sleep over it. No, not at all. In every case where a reference is made to ADR person, under this section, the court shall provide a time period for completion of ADR proceedings not exceeding 60 days. The person who is the ADR, whether he's a mediator, conciliator, or a dispute resoluter, he has to decide the dispute within 60 days. If it is not decided, the matter shall be referred back to the court. But what if it is not decided within 60 days? The section 4 subsection 3 की प्रोवाइजो केटर करती है, और वो क्या कहती है? प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज टू द केस एक्सटेंड द सेड टाइम फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज। सो एक्यूमुलेटिवली अगर देखा जाए 60 दिन का टाइम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, और अगर 60 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं होती तो फिर पार्टीज एप्लीकेशन देंगी उसी अदालत को कि चूंकि हमारी 60 डेज के अंदर हमारी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं, लिहाजा हमें 60 डेज और दिए जाएं फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सेक्शन 4 के सबसेक्शन 4 के अंदर वो कहते हैं द कोर्ट विच मेक्स अ रेफरल टू ADR पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 shall postpone the trial of the case till the completion of the time allocated for ADR proceeding under subsection 3 unless there are compelling reason to proceed with the trial. So अमूमन होता क्या है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि ट्रायल स्टे नहीं होता, ट्रायल कैरीज ऑन, प्रोसीड्स ऑन। बट इस सिनेरियो के अंदर सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 के अंदर अदालत को यह एम्पावर कर दिया गया है कि एक्यूमुलेटिवली टोटल 120 दिन का टाइम जो है, 60 और 60 की 2 विंडोज उन्होंने बना दी कि अगर इनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो इनके अंदर होना है। अगर नहीं होता, बाय दैट टाइम यू जस्ट स्टे द प्रोसीडिंग, डोंट प्रोसीड विद until and unless there are compelling reason, and I don't think so there are any compelling reason, because if parties are on the board तो फिर compelling reasons क्या हो सकती हैं। और उसी के अंदर उन्होंने बताया कि अगर कंपेलिंग रीजन है सबसेक्शन 5 के अंदर दे विल प्रोसीड विद दैट। सो अगर इसको देखा जाए हमारे यहां, यानी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माय ओन वेरी लिटिल एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू लिटिगेशन, किसी भी एक कन्वेंशनल फौजदारी ट्रायल के अंदर, और जब मैं फौजदारी ट्रायल की बात कर रहा हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैजिस्ट्रियल ट्रायल, और उसकी क्यों नहीं बात कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट सेशंस ट्रायल। सेशंस ट्रायल की जब आप बात करते हैं तो रफली अराउंड 1 साल से लेके 2-3 साल का टाइम लगता है एक ट्रायल को कंक्लूड होने में। सो अगर उसके कोरस्पोंडिंगली देखा जाए तो यहां पे 120 दिन की विंडो के अंदर दोनों पार्टीज की मर्जी से एक एडजुडिकेटर, एक मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है, और वो इनकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर सकता है। तो हमारे यहां बहुत सारे पेटी ऑफेंसेस जो बिला वजह साल मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स के अंदर पड़े रहते हैं। यानी मैं आपको ऑनेस्टली अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि अगर आप मैजिस्ट्रियल कोर्ट में जाएं, वहां पे सवाए 164 के बयानों के, शनाख्त परेड के, उसके अलावा क्या कहते हैं जी आपको स्पुर्दारियां, 145 की कार्रवाई, 751 आर्म्स ऑर्डर, वो सॉरी 13-20-65, इसके अलावा आपको ऑनेस्टली ट्रायल होता हुआ नजर नहीं आता। इट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स लाइक अ वेरी अजीबो गरीब प्लेस व्हेन यू गो टू देयर, और यही प्रोसीडिंग उधर चल रही होती है। सो अगर इन मामलात को एडवोकेट करके, इस लॉ को परसुएसिवली सेंसिटाइज करके कोर्ट्स इस बात के ऊपर पार्टीज को भेजें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास, तो आपकी अदालतों से 90% बर्डन शेड ऑफ हो सकता है, शेड ऑफ हो सकता है, सो ऑन सो फोर्थ। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने कहा
हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एवरीवन नोज कि आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर कानून शहादत का इतलाक नहीं है, सेम गोज फॉर दिस लॉ। हाउएवर द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ टेकिंग एविडेंस हैं, वो एडीआर जो भी होगा वो इसको एडजुडिकेट कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट एविडेंस। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, जो समझ यानी हम एडीआर तो कर रहे हैं, द प्रॉब्लम इज who is going to be ADR? Yes. Who is going to be ADR under this law? सेक्शन 7 आपको डिफाइन करता है इसी लॉ का कि ADR कौन होगा। वो कहते हैं द पार्टीज टू द केस में विद देयर म्यूचुअल कंसेंट सिलेक्ट ADR पर्सन हु शेल टेक ADR। कि दोनों पार्टियां अपनी रजामंदी से, और यही एक बैकबोन है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, कि द पर्सन हु इज गोइंग टू बी द एडजुडिकेटर इज अपॉइंटेड बाय द कंसेंसस ऑफ बोथ द पार्टीज। और डेफिनेटली वो उसी को अपॉइंट करते हैं जिन पर दोनों का राजीनामा हो या जिसकी जजमेंट को वो ट्रस्ट करते हो। वेयर द पार्टीज आर अनेबल टू एग्री ऑन वन और मोर पर्सन फॉर कंडक्ट ऑफ द ADR proceeding, the court shall provide a list of accredited ADR service providers and ADR centers to the parties for selection. हमारे यहाँ बहुत सारे ADR सेंटर्स बने हुए हैं जो ICCI से रजिस्टर्ड है और बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रजिस्टर्ड है, तो अदालत उनको वो एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकती है एंड दे कैन ऑलवेज चूज फ्रॉम देयर। बट स्टिल इफ द पार्टी स्टिल डोंट एग्री, तो सबसेक्शन 3 के अंदर कहते हैं द पार्टीज आर अनेबल टू अराइव एट अ कॉमन डिसीजन, द कोर्ट शैल मेक अ रेफरेंस टू एक्रेडिटेड ADR सर्विस प्रोवाइडर or ADR center in a prescribed manner. So meaning thereby both the parties in a criminal litigation pertaining to the cases of 345 subsection 1 of CRPC, 345 subsection 2, और इसके अंदर ही सारा पूरी की पूरी ताजीरात पाकिस्तान है, यानी कत्ल, हर्ट, चोरी, डकैती, डाका, एवरीथिंग गोज इन देयर। सो उस सूरत हाल के अंदर द मैटर्स शैल बी रेफर्ड टू ADR डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। बट याद रखिएगा, जब मैं कहता हूं ना पूरी की पूरी PPC, तो 345(1) के अंदर और 345(2) के अंदर तमाम कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं। सो जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनकी अगर आपने अदालत से वर्डिक्ट नहीं लेना, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो लॉ तो यही है कि हर 14 दिन के बाद आपने अदालत में पेश होना किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर। बट इस सिनेरियो के अंदर आपके पास टोटल 120 डेज की विंडो है कि आप अपने क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, नॉट सिविल, नॉट कमर्शियल, नॉट कॉर्पोरेट, आप अपने क्रिमिनल डिस्प्यूट्स which comes under 345(1), 345(2) can also be resolved by ADR services as provided under this law. सर, डोंट यू बिलीव कि अगर हम बात सिर्फ 345(1) और 345 सबसेक्शन 2 की हद तक कर रहे हैं, which are already catering all those offences which are compoundable by law, whether with the permission of the court or without the permission of the court, तो ये एक्सेसिव स्टेप है ADR का? क्योंकि बात तो वही आ गई कि जब अपने 345(1) या 2 में भी कंपाउंडिंग करनी है तो the parties can mutually compound among each other. और No, you're confusing two things. Okay. When you're talking about compounding, तो आप राजीनामा कर रहे हैं, और कंपाउंडिंग के ऊपर हम बड़ी जबरदस्त अपनी वीडियो बना चुके हैं कि कंपाउंडिंग के कॉन्सिक्वेंसेस इक्विटल के होंगे। यहां पे आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करानी है और उसके बाद आपने अपना वो जजमेंट रेंडर करनी है, क्योंकि इसी के अंदर उन्होंने बता दिया कि आप जब आप अपना डिसीजन दे देंगे तो वो डिसीजन बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज के ऊपर। तो सर, जब हम बात करते हैं 345(1) और 2 की, these are already the compoundable offenses जहाँ पे with or without permission of the court you can compound the offenses. जब हम ADR की बात करते हैं तो दो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते हैं कि whether it is an excessive step to 345(1) and 345(2) or the supplementary question would be कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं, A और B का डिस्प्यूट है 489F के हवाले से, वो कहता है कि मैं पैसे दे देता हूँ, दोनों पार्टीज का आपस में ADR के अंदर डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाता है, what would be the legal status of the accused person? Acquitted, convicted, और क्या उसका लीगल? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो कन्वेंशनल लॉ के मुताबिक देखें, जब भी कंपाउंडिंग होगी उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर एज ऑफ नाउ, आज के लॉ के मुताबिक, अभी पता नहीं काजी फाइज ईसा साहब क्या करते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ
आज के मुताबिक द पर्सन जहां पे कंपाउंडिंग होगी ही विल स्टैंड इक्विटेड, Yes. इफेक्ट ऑफ इक्विटी। Okay. अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज जो मैं डिबेट जनरेट करना चाह रहा हूं, सेक्शन 14 ऐसी लॉ का, वो कहता है judgment and decree. Decree is with reference to civil law, yes. and judgment with reference to the criminal law. When the outcome of the ADR is returned to the court and the court finds that matter has been completely or partly resolved in accordance with the law, the court shall pronounce judgment. Okay. अच्छा, अब अगर ADR कहता है कि मेरी इस मेडिएशन के रिजल्ट के अंदर मैंने जितनी भी प्रोसीडिंग कंडक्ट की है, इसके अंदर जो बी पार्टी है ये गिल्टी है। अच्छा, और ये फर्ज करें गिल्टी की जब आप बात कर रहे हैं तो वो कत्ल का मुकदमा भी हो सकता है। तो जब मामला उसने ये कह दिया कि गिल्टी है, तो उस सिनेरियो में क्या अदालत फाइनल जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एडीआर अनाउंस कर देगी? एक एस्पेक्ट ये होगा। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर अदालत, वो एडीआर कहते हैं, एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है या एडीआर पर्सन जो है, वो ये कहता है कि मेरे मुताबिक ये झूठा मुकदमा है, ठीक है, लिहाजा पार्टी ए झूठी है, पार्टी बी सच्ची है, तो अदालत इक्विटल का तो ऑर्डर करेगी, क्योंकि एडीआर ना इक्विटल कर सकता है, ना कन्विक्शन कर सकता है, ना पनिशमेंट दे सकता है। अल्टीमेट एक फाइनल प्रोनाउंसमेंट आपको कोर्ट से चाहिए होगी, चाहे वो इक्विटल के अंदर हो, चाहे वो कन्विक्शन के अंदर हो, चाहे पनिशमेंट के अंदर हो। अब एक सवाल यहां पे जो खड़ा होगा, जो आई एम अनएबल टू फाइंड इट आउट इन दिस लॉ, कि अगर वो एडीआर कहता है कि ये पर्सन बी इज गिल्टी, तो अदालत एडीआर की ऑब्जर्वेशन के ऊपर पनिशमेंट पास करेगी या क्या करेगी? बिल्कुल ठीक है। दिस नीड्स टू बी सीन, क्योंकि अगर ये लॉ इसको डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि सेक्शन 14 के अंदर उन्होंने बता दिया मैटर हैज बीन कंप्लीटली और पार्टली रिजॉल्व इन अकॉर्डेंस विद लॉ, द कोर्ट शैल प्रोनाउंस अ जजमेंट। So, in view of the observations or the findings given by the ADR, if the court pronounced person B is guilty, so if person B is guilty, तो फिर वो एविडेंस वगैरह जो भी रिकॉर्ड हुई थी वो बाईपास हो जाएगी, क्योंकि लॉ के अंदर दे हैड ऑप्टेड फॉर इट। But what about the point that the accused person has a right to cross-examine the witnesses? No. जब एडीआर प्रोसीडिंग है, दैट डज नॉट मीन कि यू विल नॉट क्रॉस एग्जामिन। कानून शहादत का इतलाक नहीं है, लेकिन उसको एक्सप्लिसिटली मना भी नहीं किया गया। सो अगर कोई पार्टी ए अपने गवाहान ला रही है, अपना क्लेम ला रही है, तो मुल्जम उसके ऊपर सवाल वगैरह कर सकता है उनसे। और ये अच्छा, एडीआर के अंदर भी आपको लॉयर रिप्रेजेंटेशन की इजाजत है कि आप लॉयर्स के थ्रू अपीयर हो सकते हैं, दे कैन प्लीड। बेसिकली जो मुझे समझ आ रही है कि इट्स द मोस्ट एक्सपेडाइटेड वे ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, बट वंस द डिस्प्यूट इज रिजॉल्व, you need a declaration of the court, ठीक है, either in the shape of judgment or a decree. Final declaration is always going to be coming out of the court. My little understanding, the purpose of the ADR is to resolve the matter. Yes. Either the matter will be resolved or the matter will not be resolved. Matter will be resolved. Matter will be resolved. अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। इसके अंदर इन्होंने एक और चीज ऐड की, whatever the observation given by the ADR person, followed by the judgment by the court of law, is supported by section 15 of the law. Okay. Section 15 says appeal and revision is barred. Okay. So no revision or appeal shall lie from the decree or order of the court under this act. So whatever the observation or the finding are given by the ADR, followed by the declaratory judgment by the court, cannot be assailed in a appellate jurisdiction or revisional jurisdiction. The only option would be the writ jurisdiction अगर जरूरत। Oh, that's a different domain कि आप इसको कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट लॉ के अंदर इसको क्लासिफाई कर दिया। So my humble submission with reference to this law is कि हमारी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहां पे इसको बहुत परसुएसिवली मैटर्स को रेफर करना चाहिए, ताकि जो आपकी कन्वेंशनल हार्डकोर लिटिगेशन है उससे बर्डन, कोर्ट्स का बर्डन थोड़ा शेड ऑफ किया जाए।
सर हर केस जैसे मसालियत का नहीं होता, इस तरह हर केस लिटिगेशन का भी नहीं होता. Yes. एंड वी हैव सीन इन आवर प्रैक्टिसेस के बहुत कम वकला हजरात भी इस तरफ लेकर जाते हैं मैटर को. वी हैव रिसेंटली इनकाउंटर अ केस जहाँ पे हम एक एसआई से बात कर रहे थे और उनका भी कहना था कि ज़्यादा मामला तो आप लोग ख़राब करते हैं. जब हम मसालियत की कोशिश कर रहे होते हैं वकील साहब कहते हैं नहीं नहीं छड्डो तुसी पर्चा दो या हम असी कोर्ट च वेख लांगे. तो वी आर सेल्व्स आर ओवर बर्डनिंग द कोर्ट. आपको लगता है कि बतौर एक वकील हमारी ये ड्यूटी है कि अपने क्लाइंट को इस चीज़ की समझ दी जाए, उसको एडवोकेट किया जाए दैट यू शुड ऑप्ट फॉर एन ऑप्शन जहाँ पे आपकी मुसालियत हो सकती हो, जहाँ पे बैठ के मामला रिजोल्व हो सकते हो. अच्छा विशाल, आपने ना वर्ड मिसालियत पे बहुत फोकस किया. ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डज नॉट मीन कि दोनों की जपियां और पपियां करवा दी जाए. ठीक है. It means there is an alternate method of dispute resolution. Conventional method is चालान आएगा, फर्दर जुर्म लगेगा, शहादतें आएंगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जिबिट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट. दिस इज द स्पीडी वे. रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट, उसके अंदर भी कन्विक्शन, इक्विटल, सेंटेंस है. इसके अंदर भी ये भी हो सकता है कन्विक्शन, सेंटेंस, इक्विटल एंड कंपाउंडिंग एज वेल एंड राजीनामा एज वेल. मसालियत भी हो सकती है. बट जब आप दोनों पार्टीज रेफर कर रहे हैं एडीआर को, सो वॉट एवर द रिजल्ट गिवन बाय दैट लॉ और दैट एडीआर फॉलोड बाय द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, और फिर उसके बाद लेजिस्लेचर ने यहां पे सेक्शन 15 में अपील और रिवीजन को बार भी इसीलिए किया है चूंकि भाई साहब आपके पास कन्वेंशनल मेथड था. यू ऑप्टेड फॉर स्पीडी एक्सपीडिशियस method, or with the person who was appointed ADR, a person who was appointed a judge to your dispute resolution was with the consensus of both the parties, then it should be settled. और इसको दोबारा अपीलों के अंदर, निगरानी के अंदर क्यों लेके नहीं जाना? ये हरगिज नहीं है कि नहीं जाते. आर्बिट्रेशन के, कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बहुत सारे मामला जाते हैं. इवन के पाकिस्तान की जब आप बात कर रहे हैं, रेकोडेक वगैरह आपके सामने ही है कि वो उसमें एडीआर प्रोवाइडेड था और हमारी कोर्ट्स ने उसके साथ क्या किया और उससे पाकिस्तान को कितना लॉस हुआ. बट दिस इज समथिंग कि जो पेटी मैटर्स के अंदर, आई वोंट से पेटी मैटर्स क्योंकि इट केटर्स 345 एक एंड दो बोथ. सो इन यानी द मैटर्स शुड बी रेफर्ड. एंड आई बिलीव कि इसमें पार्टीज का अपना भी बेनिफिट है कि एक्सपीडियस स्पीडी उनको ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मिल रहा है. एंड सेकेंडली दे हैव मोर ऑप्शन टू एक्सप्लोर. अगर आप मनी मैटर को देखें तो आपको सजा तो मिल सकती है अदालत से, बट रिकवरी के लिए आपको दोबारा सिविल जाना पड़ेगा. बट इन दिस सिनेरियो यू हैव एन ऑप्शन कि आप बैठ के कोई इसमें मामला आपकी रिकवरी भी हो जाए, इस तरह के मैटर हो जाए. सो इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, डू यू थिंक दैट दिस लॉ इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू jurisprudence अंडर द क्रिमिनल अम्ब्रेला और नॉट? यस, क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी को अगर आप देखो तो ऐसी चीज आपको नहीं मिलती. कन्वेंशनल ट्रायल है जिसमें मैजिस्ट्रियल है, कोर्ट ऑफ सेशन है, हाई कोर्ट है, या आपके पास समरी ट्रायल्स हैं. बट दिस इज समथिंग वेरी, मैंने कहा ना कि आई ट्राई टू फाइंड क्रिमिनलिटी इन एवरीथिंग. तो जब मैंने इसका कोड पढ़ा ना, तो जब मैंने सीआरपीसी पकड़ा तो मेरे कानों से वो खड़े हो गए थे. तो देन आई रेड दिस लॉ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस इसका फायदा भी है. बट अभी तक क्योंकि ये देखने के बाद 19 का लॉ 4 साल तो हो गए, तो आई सी नो केस इन दैट. मैं उसी पे आ रहा था कि मतलब 19 में तो शायद मेरा लॉ भी कंप्लीट नहीं हुआ था, बल्कि डेफिनेटली नहीं हुआ था. बट आपकी चूंकि इतनी माशाल्लाह हेल्दी प्रैक्टिस है, तो हैव यू एवर कम अक्रॉस द केस जहां पे नो तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट कि गवर्नमेंट का मसला है कि ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री बना देते हैं, हर चीज के ऊपर हमारे पास लॉ मौजूद है, सेंसिटाइजेशन नहीं है. हमें भी केस लॉ रिसर्च करते वक्त मिल गया, बट आम पब्लिक तक तो इसकी अवेयरनेस छोड़े, मेरा ख्याल है वकीलों को भी इसकी अवेयरनेस उसके लिहाज से नहीं. जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, वी आर इग्नोरेंट ना. मेरे से बड़ा इग्नोरेंट कौन हो सकता है जिसको 4 साल लगे इसको ढूंढने में. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. इफ द लॉ एग्जिस्ट, द प्रिजम्पशन इज यू नो इट. सो फिर हाँ, कुछ सेंसिटाइजेशन नहीं है. अब आपके सामने हम इसको अब आगे एडवोकेट करते हैं. लेट्स सी कि कोई केसेस आए जो रेफर हो फौजदारी मैटर्स जो है. डेफिनेटली, एंड आई होप कि इस चीज से लिटिगेंट्स और लॉयर्स दोनों को बेनिफिट हो, कोर्ट्स भी थोड़ी ओवर जो बर्डन हुई है उनका बर्डन थोड़ा कम हो, ताकि जो इंसाफ की फरामी है वो तो ज्यादा हो सके. सर, थैंक यू सो मच. इट वाज वंडरफुल हैविंग कन्वर्सेशन विद